गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCI's PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो हमारी सेशन चल रही 69 BPSC की और इसमें आज की सेशन में हम देखेंगे साइंस से संबंधित प्रश्नों को, यानी साइंस से जो क्वेश्चंस आपके BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चंस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हम लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज जेंडर रिलेटेड। ऑप्शन दिया गया है पुटीय तंतुमयता, अतिरिक्त दाब, रॉयल हीमोफीलिया, टी सेस्ट रोग। एंड लास्ट वन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया, एक्चुअली इस हीमोफीलिया को क्या अन्य किस नाम से जाता है? ब्रिटिश रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह करता क्या है? ये एक अनुवांशिक बीमारी तो है, जो खून को क्या करता है, जो खून को यानी ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। क्या करता है यह? इसमें क्या हो जाता है, खून की थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। ठीक है, खून की थक्का बनने की प्रक्रिया बाधित। ओके, बाधित। एंड ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसी के प्रति यानी जो एक हीमोफीलिया की जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा डायटर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर डायटर्म्स। ऑप्शन दिया गया है मुक्त प्लवनमान ब्रायोफाइट, प्रोटोजोआ, अपरदाहारी, एक कोशीय शैवाल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, एक कोशीय शैवाल। एक्चुअली जो डायटम होता है, डायटम है क्या? यह सूक्ष्म शैवालों का एक समूह होता है। डायटम क्या होता है? यह जो सूक्ष्म शैवाल, या इसको बोल सकते हैं माइक्रो एल जी। ओके, सूक्ष्म या इसको बोल सकते हैं सूक्ष्म शैवालों का क्या होता है? यह एक समूह होता है। सूक्ष्म शैवालों का एक प्रमुख समूह आप इसे बोल सकते हैं, किसे? डायटोम्स को। और यह किस प्रकार का होता है? यह एक कोशीय। कैसा होता है? यह एक कोशीय शैवाल होता है, एक कोशीय। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। हमेशा इसका फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। BPSC साइंस के क्वेश्चंस को, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन टफ आते हैं वो अलग बात है, लेकिन जनरली इसके क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो मतलब छोटी छोटी चीज होते हैं, आसान से होते हैं, हम लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए एग्जाम में क्या हो जाता है, हमारे साइंस के सेक्शन से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब लेजर का फुल फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, चलो ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का आविष्कार कब और किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है 1964, चार्ल्स हार्ट टाउन्स 1955, पॉलीकार्प 1960, थियोडर मैमन कुश 1970, लुई नील। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1960। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1960 में लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? 1960 में थियोडर मेमन का नाम को ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था। ओके, इसके अलावा चलिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे केवल इसी को ही ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ कुछ पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर जनरली जो BPSC पूछता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, या आइंस्टाइन का सिद्धांत को लेकर के पूछ लेता है, तो इस कुछ पॉइंट्स को भी ध्यान में रख करके जाना है कि एक्सरे का किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। या अगर पूछ ले कि आपसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो क्या होगा? सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? हमारे शरीर में अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसका होता है? हमारे शरीर में अधिकतम भार, द मैक्सिमम वेट इन आवर बॉडी इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन दिया गया है शारीरिक अंगों का, जल का, अस्थियों का, त्वचा, मांसपेशी का।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो भार होता है वो होता है जल का, यानी अप्रोक्स कितना होता है 65 से लेकर 70%, 70% जो हम है क्या है 65 से लेकर के 70% जल, 65% टू 75% जल हमारे बॉडी में होता है और सबसे अधिक भार इसी का होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर इज ए मेजर ऑफ हुज क्वालिटी, किसका माप है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। किसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, पेट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, पेट्रोल जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी मतलब कह सकते हैं उसकी जो क्वालिटी होगी जितनी अच्छी होगी, जितनी अधिक अच्छी होती है उसकी ऑक्टेन संख्या क्या होती है उतनी ही अधिक मानी जाती है। ओके, उसकी संख्या ऑक्टेन संख्या जो होगी उतनी ही अधिक मानी जाती है। और इस तरह से हम बोल भी सकते हैं कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है इसको व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, हम किसको यूज करते हैं? व्यक्त करने वाला अंक को ही हम बोलते हैं ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको जो व्यक्त करता है, जो या संख्या बोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ओके, अब सवाल आता है कि यहाँ पे पूछा है कि संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है, तो पेट्रोल का। ऑक्टेन का अगर बोला जाए, ऑक्टेन का केमिकल फॉर्मूला कितना है ऑक्टेन का? C8H18, C8H18। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स? ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, फ्रियोन, HFC, ऑक्सीजन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं। यानी ऑप्शन ई में भी उपयुक्त में से एक से अधिक। होता क्या है कि इंडिया में जो फ्रीजेस यूज होते हैं उसमें क्या होता है, फ्रियोन गैस होता है। और अधिकांश अभी जो मॉडर्न फ्रिज जो आ रही है, लाइक जैसे विकसित कंट्रीज हो गया, यूरोप वगैरह हो गया, वहाँ पर मॉडर्न फ्रिज चलती है जिसमें कि HFC 134A का प्रयोग किया जाता है। किसका? HFC 134A, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पूछा गया है कि सामान्यतः किस गैस का प्रयोग जो है उपयोग में लाया जाता है, किस गैस को उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्रियोन को भी लाया जाता है फ्रिज में और HFC को लाया जाता है। वो अलग बात है कि वो कहाँ लाया जाता है, यूरोप में लाया जाता है कि नहीं, ये तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन यूज तो होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी सवाल में, क्योंकि सवाल ये पूछा जा चुका है, अगर इस सवाल में HFC नहीं होता तो आंसर हमारा फ्रियोन हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, अगर HFC नहीं होता तो आंसर क्या होता? फ्रियोन हो जाता। और अगर फ्रियोन नहीं होकर के HFC दिया है तो आंसर HFC होता। दोनों है, इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं, हु फॉर्मुलेटेड द ब्लैक होल थ्योरी? ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ने, HJ भाभा ने, CV रमन ने, H खुराना ने। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? S चंद्रशेखर, यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसी ने किया था। आखिर ये ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल क्या होता है? तो एक ऐसा स्पेस जहां पर कि भौतिकी का कोई नियम काम ही नहीं करता है। ओके, फिजिक्स का कोई नियम यहाँ पर काम नहीं करता है। एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा अंतरिक्ष आप बोल सकते हैं जहां पर क्या होता है, पदार्थ जो है अपने आप ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता है, भौतिक का कोई भी नियम यहाँ काम नहीं करता है। अब सवाल आता है कि नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसी में दिया गया है जो सवाल उन पे भी बनते हैं, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। HJ भाभा यानी होमी जो आपका क्या है HJ है, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कॉस्मिक किरण की खोज की थी। सवाल इन पे भी बनते हैं, इसलिए लिख लीजिए, कॉस्मिक किरण की खोज इनके द्वारा क्या हुआ था, या इनको बोला जाता है परमाणु कॉस्मिक किरण की खोज। कॉस्मिक किरणों की खोज। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को लेकर, वह है आपका भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इनको माना जाता है। भारतीय परमाणु
कार्यक्रम का जनक। क्लियर, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक। नाउ नेक्स्ट है सीवी रमन। सीवी रमन को क्यों जानते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको बोला गया है स्कैटरिंग, यानी रमन स्कैटरिंग भी बोला गया है, रमन स्कैटरिंग। ओके, प्रकाश का प्रकीर्णन या रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग है। यहाँ पे बेहतर होगा, यहाँ पे लिख लें रमन स्कैटरिंग। इन सभी पे सवाल बनते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? इन्होंने इसकी खोज कब किया था? इन्होंने खोज किया था 28 फरवरी 1928 में। ओके, 28 फेब 1928। और इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओके, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये सब याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर, इसलिए और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है एच खुराना। एच खुराना, ओके, इनको किस लिए जाना जाता है? जीन सिंथेसिस के लिए, जीन जीन सिंथेसिस, यानी जीन संश्लेषण। सिंथेसिस के क्या होगा? जीन संश्लेषण के लिए इनको जाना जाता है, सिंथेसिस। ओके, जीन सिंथेसिस के लिए इनको जाना जाता है, और या फिर जीन संश्लेषण आप बोल सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जैसे कि होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक किरण की खोज, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक बोला गया है इनको। एससीवी रमन, रमन स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकाश है, प्रकाश है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। 28 फरवरी 1928 को इनको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो इसी उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है एच खुराना। एच खुराना का मतलब हो गया हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना। ओके, हरगोविंद खुराना, गोविंद सिंह नहीं, हरगोविंद। एच खुराना यानी हरगोविंद खुराना। तो इनको क्या है, किसी के जीन सिंथेसिस के लिए इनको जाना जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ये पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना यानी जी खुराना, जगदीश चंद्र बोस, जीसी बोस, सीवी रमन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, जगदीश चंद्र बोस। इनको रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है? और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का सर्वप्रथम जो पेटेंट मिला था वो इन्हीं को दिया गया था, जगदीश चंद्र बोस को, और इनको क्या बोला जाता है? रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। रेडियो विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है सीवी रमन। सीवी रमन को कब दिया गया है नोबेल? 1930 में, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। एस चंद्रशेखर, इनको कब दिया गया है? 1983 में। 1983 में किसको दिया गया है? एस चंद्रशेखर को। क्यों दिया गया था? जो श्वेत वामन तारा है, या उसको बोल सकते हैं व्हाइट डॉर्फ के लिए भी इनको दिया गया था, व्हाइट डॉर्फ के लिए। या श्वेत वामन तारों, श्वेत वामन तारों के लिए या व्हाइट डॉर्फ के लिए। तो इस कुछ है जो ध्यान रखिएगा, किनको नहीं दिया गया है, तो जगदीश चंद्र बोस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? किसका? अति सूक्ष्म कणों के चाल का अध्ययन, यानी in which branch of physics is the movement of ultrafine particles studied? ऑप्शन दिया गया है पार्टिकल फिजिक्स, फील्ड थ्योरी, परमाणुीय भौतिक, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? अति सूक्ष्म कणों की अध्ययन की जाती है, और उसमें भी अति सूक्ष्म कणों की किसकी? चाल का अध्ययन किया जाता है, चाल का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के ईंधन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आप ड्राइव पे जाते होंगे, देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, गाड़ी जो गर्म होकर के जो बंद हो जाया करती है, मूवीज में अभी आपने देखा होगा, तो होता क्या है, क्यों बंद हो जाता है? टरबाइन, क्वाइंट, पॉलीग्राफ, रेडिएटर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसका प्रयोग में लाया जाता था? रेडिएटर। रेडिएटर को क्या किया जाता था? इसको प्रयोग में लाया जाता था, रेडिएटर को। एक्चुअली रेडिएटर करता क्या है? तो ये रेडिएटर क्या करता है? तो ये करता क्या है, सपोज ठंडा और गर्म, यानी यह जो है ठंडा करने का काम, ईंधन को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन को ठंडा करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम किसका? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेन या लाइपेज लिखा होता है। तो आपके सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लीजिएगा कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज या लाइपेन, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब पूछा गया है कि नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अंग पूछा गया है, यानी लाइपेज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ऑप्शन है जिगर यानी लीवर, यकृत, अग्नाशय, बड़ी आंत, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय एक्चुअली क्या है? लाइपेज एक एंजाइम है, तो हमने देख लिया क्या करता है, जो कि वसा का विभाजन करता है, और वसा का विभाजन करने के साथ साथ ये क्या करता है, उन्हें क्या, जब ये वसा का विभाजन कर लेता है तो जो आंत होती है यानी इंटेस्टाइन उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ये क्या करता है, प्रोटीन्स को, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में ये क्या करता है, विभाजन करता है। किस में कर देता है? ग्लिसरॉल में यह बदल देता है। और इसका श्रावण पूछा है किस अंग के द्वारा श्रावित होता है, तो यह अग्नाशय यानी पैनक्रियास के द्वारा यह श्रावित होता है। क्लियर? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैन गेट्स द मोस्ट एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा उसे किससे मिलता है? सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। वसा से मिलती है। एक्चुअली क्या करता है, यह प्रतिक्रिया करके वसा को, प्रतिक्रिया किस प्रकार से? प्रतिक्रिया की ऑक्सीकरण पर, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रिया कैसे? तो ऑक्सीकरण दर, प्रतिक्रिया और ऑक्सीकरण दर किसकी? वसा की। जो ऑक्सीकरण दर होती है, दर किसकी? वसा की। उसको क्या करता है, ये CO2 और H2O इन दोनों में बदल देता है। किस में बदल देता है? CO2 और H2O में बदल देता है। इसलिए क्या बोला गया है कि सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होता है वसा से। क्यों? क्योंकि करता है प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीकरण दर कितनी हो जाती है, तो वसा को यह क्या करता है, CO2 और H2O में बदल देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी ब्लड कोगुलेशन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? ब्लड कोगुलेशन इनसाइड द बॉडी इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन, थ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिपैरिन। हिपैरिन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो हिपैरिन अगर उपस्थित है तो क्या होगा? ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या कर देता है, जो रुधिर प्लाज्मा होती है, जो आपकी रुधिर प्लाज्मा होती है, उसमें ये क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन, आप यहाँ थ्रोम्बिन देख रहे हैं, ये तो थ्रोम्बिन है, ये एंटी थ्रोम्बिन को सक्रिय कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। किसको? एंटी थ्रोम्बिन को। रुधिर प्लाज्मा में यह क्या करता है? एंटी थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को ये क्या करता है? सक्रिय कर देता है। सक्रिय किसमें? रुधिर प्लाज्मा में। किसको? एंटी थ्रोम्बिन को सक्रिय कर देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन की पहचान करें। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बताना है।
फर्स्ट दिया गया है इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। नेक्स्ट वन, पीयूष ग्रंथि द्वारा एस्ट्रोस्टेरिन स्रावित किया जाता है। स्टेटोस्टेरिन इज सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। लैंगरहंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। लैंगरहंस पर ऑक्यूपेंस आर फाउंड इन द पैनक्रियाज। थायराइड ग्रंथि द्वारा धारकृत होता है, स्रावित होता है। सिक्रेशन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। एंड लास्ट वन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? योर बी इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। तो बाकी के तीन को ध्यान रखना है, बाकी के तीन अपने आप में ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन कौन से हैं? इंसुलिन रक्त में क्या कार्य करता है? हो सकता है कार्य पूछ ले कि रक्त में क्या करता है, इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है लैंगरहंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंगरहंस की जो दीपिका है कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि द्वारा धाराकृत स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब बोला है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि यानी जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, बोला है स्टेटोस्टेरिन स्रावित किया जाता है। स्टेटोस्टेरिन ये किसके द्वारा होता है? इसका किसके द्वारा होता है? निर्मित किसके? यह तंत्रिका यानी नर्व्स, यह तंत्रिका प्लस पाचन तंत्र, इनके क्या होते हैं? जो टिश्यूज होते हैं इन दोनों के यानी तंत्रिका के और पाचन तंत्र के जो उत्तक होते हैं, ये उत्तक या टिश्यूज, इन उत्तकों द्वारा ये क्या होता है? निर्मित होता है। निर्मित होता है सोमैटोसिस्टिन। ठीक है, स्टेटोस्टेरिन नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोमैटो। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेटोस्टेरिन लिखा हुआ है, यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन लिख लीजिएगा। सोमैटोस्टैटिन, ओके, सोमैटोस्टैटिन, ये ध्यान रखिएगा। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो राइट आंसर, जस्ट अ मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गर्भनाल, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, अग्नाशय। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर हिस्टोलॉजी? त्वचा का, उत्तक का, कोशिका का, मांसपेशियों का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उत्तक का, यानी टिश्यूज का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है अनावृत बीज का जो संबंध है, द रिलेशन ऑफ अनावृत बीज इज, दिया गया है ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं किंतु पुष्प नहीं। ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं किंतु बीज नहीं। ऐसे पौधे जो बीज तथा पुष्प दोनों उत्पन्न करते हैं। ऐसे पौधे जो बीज तथा पुष्प दोनों उत्पन्न नहीं करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करते हैं किंतु पुष्प नहीं। यहाँ पे नाम क्या है? अनावृति बीज, यानी ऐसा लगेगा कि शायद बीज उत्पन्न नहीं करते होंगे, यानी बिना बीज वाला कोई फल, कोई फूल, कुछ ऐसा फील होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन तो कोई पुष्प उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। घट पढ़ने के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए पिंजर प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ए पिंजर? तो क्या हो जाएगा? स्तंभ, पत्ता, अन्न, पूर्ण, जड़। नेक्स्ट हो जाएगा पत्ता। आंसर क्या होगा इसका? पत्ता। पत्ता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। यहाँ पे लीफ होगा, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लीफ होगा। ओके, ये लीफ हो जाएगा, लीफ। लीफ, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D1, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B3। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन D2 को, विटामिन D2 को क्या बोला जाता है? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D2। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वसन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताना है आपको। फर्स्ट दिया गया है ए, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन के ऊर्जा उत्पन्न होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर, एक से अधिक। ई इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन में सहायक है? सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन? सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम। एक्चुअली ये सेंट्रोसोम जो है, यह पूछा गया कि कोशिका विभाजन, तो जंतु कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है, किसमें? जंतु कोशिका में। ओके, तो विभाजन में मदद कौन करता है? जंतु कोशिका में। ये ध्यान रखिएगा, इस जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका के विभाजन में मदद कौन करता है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त का संचार करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्कुलेट्स इम्प्योर ब्लड? प्लोमेनरी शिरा यानी वेन, अल्वेओली, प्लोमोनरी धमनी यानी प्लोमोनरी आर्टरी, महाधमनी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लोमोनरी शिरा। प्लोमोनरी शिरा ये क्या करता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प, प्रांकुर, पत्ती, मूलांकुर, दल चक्र। हुज कन्वर्सेशन इज द फ्लावर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, प्रांकुर। प्रांकुर, पुष्प किसका रूपांतरण है? प्रांकुर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? मीजल्स यानी खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु के कारण होता है यानी टीबी। टीबी जीवाणु से होता है। खसरा और आपका पोलियो, ये दोनों किससे होता है? खसरा और पोलियो ये दोनों वायरस से होते हैं, यानी मिजल्स और पोलियो किसके हैं? वायरस से होते हैं। और मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण यह होता है, प्रोटोजोआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जो है जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबिन, कैरोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज सॉल्युबल इन वाटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ऑप्शन ए। अगर पूछा जाता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तो क्या होगा? विटामिन बी एंड सी। नाउ तो आज की क्लास की हमारे ये क्वेश्चंस जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग बीपीएससी, अगर कोई डाउट्स हो, कहीं को सुझाव देना हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर लगे कि नहीं आप लोगों को कॉल करना चाहिए तो हमारे जो फ़ोन नंबर है आपको ऑलरेडी इस चैनल पर मिल जाएगा, प्लस PDF जो है एवरीडे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करती है। इसके अलावा भी अगर अब भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।